हेलो एवरीवन। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक राज्य लोकतंत्र के साथ साथ कल्याणकारी राज्य का भी युग है, और जब बात लोकतंत्र के साथ कल्याणकारी राज्य की आ जाती है तो ऐसे में राज्य की गतिविधियों में गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर वृद्धि हो जाती है। राज्य का उत्तरदायित्व अपने देश के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक प्रत्येक क्षेत्र की विकास को सुनिश्चित करना है, उससे संबंधित गतिविधियों को पूरा करना है। परंतु राज्य के पास सरकार के पास ना तो स्थायित्व है और ना ही अपने क्षेत्र का ज्ञान है। इस निपुणता के अभाव में और स्थायित्व की कमी में वह अपने कार्यों के लिए अर्थात उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। लोक प्रशासन किसी भी देश की वह संस्था है जिसकी भर्ती योग्यता के आधार पर होती है और जो योग्यता के साथ साथ निपुणता भी रखता है और एक प्रशिक्षित वर्ग है। ऐसे में उसे जब उत्तरदायित्व दिया जाता है तो शक्तियां भी दी जाती हैं, और इन शक्तियों के प्रयोग के समय प्रशासन आम नागरिकों के जीवन से गहरे से जुड़ जाता है और उसको गहरे रूप से प्रभावित भी करता है। जबकि जनता के प्रति वह अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए कभी भी अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं मानता। प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसकी भर्ती बेशक योग्यता के आधार पर होती है, परंतु वो कहाँ से होती है? कार्यपालिका द्वारा की जाती है। उसकी पदोन्नति, सेवा शर्तें, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास कार्यपालिका द्वारा अर्थात हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए वो अपने आप को उनके प्रति ही जवाबदेह मानते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानते। ऐसे में कई बार वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जाते हैं। इसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाना अति आवश्यक है और उसके लिए एक नियंत्रण ज़रूरी है। एल.डी. वाइट ने भी कहा कि प्रजातंत्रीय समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जो भी आपके पास है, जैसे हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आज एक ऐसी नवीन शक्ति के रूप में उभर रही है जिसके पास निपुणता और स्थायित्व के कारण हमारे पास क्या है, नीतियाँ बनवाने से लेकर लागू करने तक की असीम शक्ति आ गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि शक्ति जितनी अधिक हो उतनी ही अधिक नियंत्रण की भी आवश्यकता है। स्पष्ट परियोजनाओं के लिए पर्याप्त अधिकार किस प्रकार निहित किए जाएं तथा सत्ता को पंगु बनाए बिना किस प्रकार समुचित नियंत्रण बनाए रखा जाए, यह लोकप्रिय सरकार के समक्ष ऐतिहासिक उलझन है। वो ये कह रहे हैं कि हम लंबे समय से मतलब इतिहास जिसका गवाह है कि ये देखा जाता है जब हमारे कोई क्लियर हमारा एक पर्पस होता है और उसके लिए जब हम किसी को कोई अधिकार देते हैं तो ऐसे में जिसको हम अधिकार दे रहे हैं उसको हमें पावर भी देनी पड़ती है। उस पावर पर हम इतना नियंत्रण नहीं लगा सकते कि वो हर चीज़ के लिए पावर देने वाले पर निर्भर रहे। तो ये हमारे लिए एक समस्या का कारण बन जाता है कि किस प्रकार से उस नियंत्रण में संतुलन बनाया जाए। फलस्वरूप प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में प्रशासन को नियंत्रण के लिए फिर भी हमें कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिनमें से मुख्यतः हमारे पास 3 हम विधियों का प्रयोग करते हैं: वैधानिक नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और कार्यपालिका का नियंत्रण। उत्तरदायी सरकार अर्थात प्रजातांत्रिक सरकार, क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार वो है जो जनता के प्रति क्या रखती है, उत्तरदायित्व रखती है। उसे जनता ने अपने बहुमूल्य मत के द्वारा क्या किया है, अपने लिए चुना है, तो और उसे अपनी सत्ता दी है और इस सत्ता के प्रति वो क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। तो वो कह रहा है कि उत्तरदायी सरकार में प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण आवश्यक है या उसकी हम अपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहता है कि नौकरशाही के राज की जो कहावत है वो सच सिद्ध हो जाएगी। नौकरशाही का मतलब क्या है कि एक नौकर, एक लोक सेवक जो जनता के पर्स से पैसा प्राप्त कर रहा है वेतन के रूप में, उसके प्रति ही उसको निर्धारित किया गया है, उसको सत्ता दी गई है, और वो क्या बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा, अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रयोग करने लग जाएगा। जनता का सेवक की बजाय वो क्या बनने जाएगा, मालिक बन जाएगा।
इसलिए सभी देशों में लोक प्रशासन पर वो कह रहा है कि कार्यपालिका का किसी न किसी प्रकार से अंकुश या ये कहो कि नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण लोक सेवकों पर वो नियंत्रण कहा जा सकता है जो नियंत्रण सरकारी मशीनरी अर्थात मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों का समूह जिनके अधीन कोई न कोई विभाग है, उनके कार्यों के साथ अपने आप निरंतर शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? क्योंकि मंत्री जो किसी विभाग के मुखिया हैं, उनका उत्तरदायित्व है कार्यपालिका के रूप में अपने विभाग से संबंधित नीतियों को बनवाना, लागू करना, अपने विभाग के शासन को सुचारू रूप से चलाना। और उसके बाद हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनके पास ना तो स्थायित्व है, ना ही उनके पास अपने क्षेत्र की निपुणता है, योग्यता है, प्रशिक्षण है। ऐसे में वो किससे कार्य करवा रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों पर से। तो उसके जैसे ही वो अपना कार्य करवाना शुरू करता है, उसके साथ साथ वो लोक सेवकों पर उसका नियंत्रण या उसका संबंध शुरू हो जाता है। यह एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका का प्रशासन वह नियंत्रण है जो उस मशीनरी की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, जो उसका एक भाग है। मतलब उस मशीनरी की गतिविधियों से मतलब क्या है? प्रशासन से। जो किसका भाग है? मंत्री परिषद का ही भाग है, क्योंकि मंत्री परिषद की सत्ता को वो प्रयोग कर रहा है, उसी के लिए वो कार्य कर रहा है, निर्णय ले रहा है। तो ये कहता है आगे, प्रशासकीय ढांचे की प्रकृति पदसोपानात्मक है। पदसोपान आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं याद दिलवा दूं, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास एक पिरामिड का ढांचा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो जाता है, आपके पास विस्तृत होता चला जाता है, जिसमें हमारे पास एक स्तर सीधा दूसरे स्तर से जुड़ा होता है। किसी भी कार्य के लिए हम चाहे आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आए, चाहे उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, हम किसी भी स्तर को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार का जो आपके पास यहाँ पर पदसोपान का जो ढांचा है, उसके द्वारा एक नियंत्रण शुरू हो जाता है, जो कहाँ से शुरू होता है? अगर हम व्यक्तिगत रूप में बात करें तो विभागीय मंत्री के माध्यम से, किससे? सचिव के माध्यम से शुरू होता है, क्योंकि सचिव आपका प्रशासनिक मुखिया है। और उसके बाद ये सामूहिक रूप में किस पर परिवर्तित हो जाता है? सचिवालय में और मंत्रिपरिषद में। अर्थात मंत्रिपरिषद के लिए सचिवालय के माध्यम से ये नियंत्रण किस पर किया जाता है? सभी विभागों पर, प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी पर किया जाता है। क्योंकि फटकार है जैसे या पदमुक्ति है, उच्च अधिकारियों का विश्वास खोने आदि के कुछ ऐसी भय हैं जिसके कारण क्या रहता है, फिर प्रशासकीय यंत्र जो रहता है गतिशील रहता है और गलतियां करने की संभावनाएं उसमें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका का प्रशासन पर जो नियंत्रण है किन किन माध्यमों से किया जाता है। उनमें से ज़्यादातर माध्यम वैसे हमारे औपचारिक ही होते हैं, जो राष्ट्र के कानूनों द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं या निर्धारित कर दिए जाते हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण। राजनीतिक नियंत्रण से यहाँ सीधा मतलब किससे है? हमारी कार्यपालिका से ही है, क्योंकि कार्यपालिका हमारी राजनीतिक संस्था ही है जिसे जनता के द्वारा एक निर्धारित समय के लिए चुना जाता है। तो उसके पास हमारे पास क्या है कि सबसे ऊपर हमारे पदसोपान के ढांचे में सबसे ऊपर हमारी राजनीतिक कार्यपालिका ही है। भारत जैसे देश में अगर हम बात करें जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में आपको याद दिलवा दूँ जिसकी विशेषता है नाम मात्र और वास्तविक में भेद। वैसे तो यहाँ पर दो मुख्य कार्यपालिकाएं हैं आपकी, एक आपका राष्ट्रपति जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं चुनते हैं, जो नाम मात्र का है, और संवैधानिक मुखिया है, सारे देश का शासन उसके नाम पर चलता है, परंतु और दूसरी हमारी मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया प्रधानमंत्री, जो हमारे सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। और वो वास्तविक मुख्य कार्यपालिका भी कहलाती है, क्योंकि उसी के परामर्श से हमारा नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया कार्यों को पूरा करता है। तो और अगर अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें, जो जिसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास अमेरिका है, तो वहाँ का राष्ट्रपति जो सीधा ही जनता के द्वारा चुना जाता है, और उसके मंत्री जो होते हैं वो हमारे पास संसदीय पदसोपान के ढांचे पर शीर्ष पर बैठे हुए हैं। नीति निर्धारण करना किसी भी देश के लिए मुख्य कार्यपालिका का या अर्थात उस कार्यपालिका का मुख्य कार्य है, क्योंकि जब तक नीतियां निर्धारित नहीं होंगी तो आप जो है शासन को चला ही नहीं सकते। शासन चलता ही नीतियों के माध्यम से है। नीति जो है हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, और प्रशासन का कर्तव्य क्या है? कार्यपालिका द्वारा उन नीतियों को लागू करना, क्योंकि उनके पास अभी मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज़ याद दिलवाई थी कि हमारे पास प्रशासन वो आपका एक यंत्र है जिसके पास सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक
स्थायित्व है उसके पास, अर्थात एक पद निवृत्ति की लंबी आयु सीमा है, दूसरा उस क्षेत्र की निपुणता है और उसके पास क्या है, प्रशिक्षण है। तो उन नीतियों को अपने अपने क्षेत्रों में लागू करने का उत्तरदायित्व तो अपनी योग्यता प्रशिक्षण के आधार पर किसका है, आपके लोक प्रशासन का। और नीतियों को लागू करने के लिए शासन को विशिष्टीकरण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपसे बात की कि नीतियों को अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार, योग्यता के अनुसार, ये विशिष्टीकरण की ही बात थी, क्योंकि उन्हें जो भी पद, जो भी सत्ता, जो भी उत्तरदायित्व मिलती हैं वो उसकी योग्यता और उसकी विशिष्टीकरण के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर ही मिलते हैं। जैसे मैं अगर एक डॉक्टर की बात करूँ, आपको डॉक्टरी का पद मिलना है तो आपने वो ही चीज़ सीख कर आए हो और उसी के आधार पर क्या है कि आपको वो पद, उत्तरदायित्व और कार्य दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको जो भी कार्य मिला है विशिष्टीकरण के आधार पर मिला है। और प्रत्येक विभाग का, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय है, चाहे आपके पास आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, चाहे आपके पास वित्त मंत्रालय है, सभी के अंतर्गत जिन्हें आप विभाग भी बोल देते हो, उनका प्रत्येक का मुखिया कौन होता है, राजनीतिक मुखिया होता है, एक अध्यक्ष, और जिसे हम क्या कहते हैं, मंत्री। और मंत्री का ही उत्तरदायित्व है कि अपने विभाग के शासन को चलाना, क्योंकि वो मंत्री परिषद का ही एक सदस्य है। मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप में पूरे देश का शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। उसी प्रकार से विभाग का मुखिया होने के नाते उसका मंत्री जो है उसका उत्तरदायित्व है अपने विभाग के प्रशासन को ठीक से चलाए। और इसके लिए वो किसको निर्देशन देता है, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को डायरेक्शंस देता है कि उसे क्या काम करना है, उसे क्या चीज़ उनसे चाहिए, और इसके लिए उस पर उसका पूरा राइट है कि वो उस पर निरीक्षण करे, उससे सवाल जवाब करे। संसदीय शासन प्रणाली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम भारत की बात करें तो मंत्री व्यक्तिगत रूप में अपने विभाग के अध्यक्ष के रूप में और सामूहिक रूप में मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में क्या होते हैं, आपके विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी हैं। अब आप बात कहो कि विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी क्यों, क्योंकि विधान पालिका से ही हम बहुमत सिद्ध करके पावर में आए हैं। अगर वहाँ पर हमारे पास बहुमत नहीं होगा तो हमें जो है सत्ता प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो 5 वर्ष पूरे मिलते हैं या बीच में हम भंग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि अगर प्रशासन गलती करेगा तो उसे विधान पालिका में इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी कारण से उसको किस पर नियंत्रण रखना है, प्रशासन पर, अपने उत्तरदायित्व को किसके प्रति बनाए रखने के लिए, विधान पालिका या विधान मंडल के प्रति। और इस नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालिका प्रशासन का निर्देशन भी करती है, उनमें तालमेल बनाए रखती है तथा उनका निरीक्षण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल। पदाधिकारियों को पद पर नियुक्ति देने और उन्हें हटाने का अधिकार। प्रत्येक देश की कार्यपालिका, चाहे वहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, कार्यपालिका को शीर्ष की कुछ नियुक्तियाँ करने और हटाने का अधिकार होता है। और यह कार्यपालिका का प्रशासन पर एक प्रभावशाली नियंत्रण भी माना जाता है। अब बात करें अगर भारत में जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम जो दोबारा यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे राष्ट्रपति जो संवैधानिक मुखिया है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद जो वास्तविक मुख्य कार्यपालिका है, उसके परामर्श से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे राजदूत हैं, अटॉर्नी जनरल है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, या हमारे पास राज्यपाल है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय अंतर्राज्य परिषद है। इस प्रकार से इन सब की नियुक्ति करने और हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। परंतु ये बात यहाँ कहनी आवश्यक है कि इन सब के लिए नियुक्ति और उन्हें हटाने के नियम अलग अलग निश्चित किए गए हैं। बात करें अमेरिका की, जहाँ आपके पास हमने कहा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ का राष्ट्रपति जो वास्तविक मुख्य कार्यपालिका भी है, वो कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट के परामर्श से इन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। और वो वहाँ पर उन अधिकारियों को हटाने का भी अधिकार रखता है जिन्हें वहाँ अभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। बात करें अब आगे हम अपने भारत में, यहाँ हम देखते हैं कि मंत्रियों के लिए भी जब सचिव और विभागीय अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है तो उनसे परामर्श लिया जाता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कल को दोनों ने मिलकर इकट्ठे काम करना है, दोनों में तालमेल होना अति आवश्यक है, दोनों के विचारों में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। क्योंकि अगर एक के पास सत्ता है अर्थात मंत्री के पास यदि पावर है तो सचिव और विभागीय अध्यक्षों के पास निपुणता और अपने क्षेत्र का ज्ञान, कुशलता और स्थायित्व है। उसके बाद आती है दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात, जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि उच्च अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सीधी भर्ती से लेकर निम्न प्रशासनिक अधिकारियों तक की। तो वहाँ पर हम केंद्रीय लोक सेवकों की जो भर्ती होती है वो राज्य केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा और राज्य की राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा हमारे पास क्या है कि सीधी भर्ती या योग्यता के आधार पर भर्ती के द्वारा की जाती है। परंतु ये भर्ती का कार्य बेशक इन निष्पक्ष संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, आयोगों के द्वारा किया जाता है। इनके पदों के लिए जो आयु सीमा है, उनका अनुभव है, उनकी योग्यताएं हैं, ये आदि ये सभी का सभी निर्धारण कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। ये बात एक अलग है कि वो इसके लिए किसकी सहायता लेती है। विभागीय मंत्रियों को भी कई प्रकार के अधिकारियों और जो है आपके कर्मचारियों की नियुक्ति करने, उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त होता है और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये एक काफ़ी प्रभावशाली नियंत्रण है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल थ्रू बजटरी प्रोसेस, बजट प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रण। भारत में वास्तविक कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके द्वारा बजट के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। कार्यकारिणी का यह नियंत्रण मुख्यतः उसके वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। बजट जिसे हमने अपने संविधान की धारा 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से अंकित किया है, उसे तैयार करवाने और विधान पालिका में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भारतीय कार्यपालिका का है। परंतु यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व तो है संवैधानिक या नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का है, परंतु वह स्वयं करता नहीं है, ये बात एक अलग है। उसकी तरफ से उसके नाम पर हमारा वित्त मंत्री जो है वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का जो सदस्य है वो इसे प्रस्तुत करता है, परंतु इसे तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका रहता है? हमारे पास आपकी वास्तविक मुख्य कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का ही। ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जिसके अधीन आपके पास कोई ना कोई विभाग है और मंत्रियों को ही पता है कि उसके विभाग में क्या नीतियाँ चल रही हैं, कौन सी नीतियाँ पूरी हो चुकी हैं या आने वाले समय में कौन सी नीति के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। इसलिए उसका ही उत्तरदायित्व है कि वो बजट निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करवाए और इसके लिए वो लंबी चौड़ा आपका जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सभी कर्मचारियों की सहायता लेता है। विभागीय अध्यक्षों से लेकर वितरण अधिकारियों तक या निम्न अधिकारियों तक उसकी सहायता ली जाती है, जिसके द्वारा वो हमारी चल रही योजनाओं या आपकी भावी योजनाओं के संबंध में हमें क्या देता है? जानकारी देता है। और इन इकट्ठे किए गए आंकड़ों को हमारा वित्त मंत्रालय संयोजित करता है, इकट्ठा करता है, इनको एक रूप देता है, जिसके आधार पर वो अपने विभागीय अध्यक्षों से सवाल जवाब करता है। विभागीय अध्यक्षों को वो बताना पड़ता है कि उसे कितना पैसा क्यों चाहिए या उसने कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया है और आने वाले समय में वो इस पैसे को अगर वित्त मंत्रालय उसको स्वीकृति की बात करेगा तो वित्त मंत्रालय उसके लिए कहाँ पर कटौती करेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं जो अनुमानित मांगे प्रस्तुत करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कटौतियों की या कुछ परिवर्तनों की संभावनाएं बनी रहती हैं और यह देखा जाए तो कार्यपालिका का वो नियंत्रण है जिसके माध्यम से प्रशासन को वह निर्धारित करके देती है कि उसकी व्यय सीमा क्या होगी और वह अपने प्रशासन के कार्यों को किस प्रकार से इन खर्चों में पूरा करेगा। और इन आय और व्यय की अनुमानित मांगों के आधार पर कार्यपालिका क्या कर देती है? प्रशासन को अपने प्रति जवाबदेह रखती है और यह कार्यपालिका का बजट पर एक उपयुक्त नियंत्रण साबित होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरिंग एनर्जी स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का गठन और पुनर्गठन। विभिन्न कानूनों को लागू करने के लिए व्यवस्थापिका। पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका जो
कार्यपालिका द्वारा तैयार की गई नीतियों को बहुमत के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करती है और उसके कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए बिलों को कानून का रूप देती है। तो उन्हीं कानूनों और आपकी नीतियों को लागू करने के लिए उसे व्यवस्थापिका को अर्थात विभागों, आयोगों, निगमों, ब्यूरो, कार्यालय आदि कई प्रकार की जो है संरचनाओं का गठन करना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है। परंतु व्यवस्थापिका को इतना पता नहीं होता कि उस विभाग, गठन या जो भी आपके पास आपका संगठन है उसकी कितने लंबे चौड़े स्तर पर आवश्यकता है। वो इसलिए इसकी सिर्फ रूपरेखा निश्चित करती है और उसका आंतरिक स्वरूप निर्धारण करने का कार्य किस पर छोड़ देती है, कार्यपालिका पर छोड़ देती है। और कार्यपालिका इन संगठनों की विस्तृत रूपरेखाएं बनाती है, अर्थात वो क्या करती है, ढांचा तैयार करती है जिसके माध्यम से उस नीति को या उस लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ कार्यपालिका को यह भी अधिकार है कि इन सभी संगठनों का, जिनकी हमने ऊपर बात की थी, इनका पुनर्गठन भी कर सके। पुनर्गठन को वह 2 रूपों में कर सकती है, उसे विस्तृत करके अर्थात उसमें और शाखाएं, उपशाखाएं जोड़कर या उसे छोटा करके। अगर उसकी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, ज़रूरतें कम हो जाती हैं, उस संगठन के अंतर्गत नीतियाँ कम हो जाती हैं तो वो उसे छोटा भी कर सकती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय में दिन प्रतिदिन हमारे पास विस्तृत रूप में उसका पुनर्गठन हो रहा है। नए हमारे पास यूनिवर्सिटीज जुड़ रही हैं, उनके अधीन नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, या हमारे पास सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र, जितने भी हम बात करें वो दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहा है हमारे पास ये क्षेत्र। तो इसका हमारा आंतरिक क्या हो रहा है, पुनर्गठन किस रूप में हो रहा है, विस्तृत रूप में हो रहा है। अगर एक हम पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल देखें तो वो इसके पास हमारे पास विपरीत है। विपरीत अर्थात उसको छोटा कर दिया गया है, क्योंकि उसमें जैसे मैं बात करूं तार विभाग की, जिसका प्रयोग सूचना देने के लिए किया जाता था, परंतु जनता ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, सरकार ने उस विभाग का पुनर्गठन करके हमें क्या कर दिया, उस शाखा को उससे निकाल दिया और आपका डाक तार विभाग जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। इस प्रकार से वो कहता है कि साथ ही व्यवस्थापिका क्या करती है, इन ढांचों के साथ माध्यम से यह उन्हें कार्यों को पूरा करने के लिए जो उन्हें नीतियां दी जाती हैं उनका भी सिर्फ क्या करती है, रूपरेखा ही स्वीकृत या ढांचा ही स्वीकृत करती है। उन्हीं कार्यों को, उन नीतियों को विस्तृत रूप देने का कार्य भी कौन करती है, कार्यपालिका करती है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी, चाहे वो ढांचे की बात करो, चाहे आप उसके अंतर्गत नीति की बात करो। आज के समय में जब हमारा देश कोविड-19 की समस्या में से जूझ रहा है, तो ऐसे में हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन अपने इसके अंतर्गत पुनर्गठन कर रहा है, विस्तृत कर रहा है। जगह जगह उसने क्या कर दिए हैं, हमारे पास कोविड-19 से वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसने कई सेंटर स्थापित कर दिए हैं। ऑनलाइन हमारे लिए उसकी बुकिंग शुरू करवा दी है, उसने स्लॉट देना शुरू कर दिया है। ये सब कार्यों के लिए उसने नए, चाहे अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती का कार्य किया या उनके लिए अस्थायी कार्यालय उन्होंने स्थापित किए हैं। ऐसे ही उन्होंने उनका की टेस्टिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए कई स्तरों पर उन्होंने छोटे छोटे जो है आपके पास व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। या कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके लिए जो बेड की सिविल हॉस्पिटल्स में समस्या रहती थी, कम पड़ती थी, उसके लिए उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस जैसी प्रकार की आपके जो है ना क्षेत्रों को किस में परिवर्तित कर दिया है, अस्थायी रूप में हमारे कोविड-19 के हॉस्पिटल्स में। और उनके लिए उसने चाहे आपके आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की है या कुछ भी किया है, और यह सब उसने हमारे पास क्या है, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी किसकी सहायता से किया है, जिला प्रशासन के अंतर्गत जिलाधीश जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से। तो इससे वह अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे पास कार्य कर रहा है, नीति को विस्तृत रूप दे रहा है, इसके द्वारा वो हमारे प्रशासन पर क्या कर रहा है, नियंत्रण का कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से विभिन्न प्रशासकीय निकायों का गठन, पुनर्गठन करके और उनके कार्यों को निश्चित करके कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। कंट्रोल थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड ऑर्डिनेंस, प्रदत्त व्यवस्थापन और अध्यादेश के द्वारा नियंत्रण। सरकार का अंग होने के कारण कानून नियमित अर्थात कानूनों को लागू करने, पूरा करने का उत्तरदायित्व किसका है, लोक प्रशासन का है। लोक प्रशासन का क्यों है, हम सभी को पता है इसका, क्योंकि लोक प्रशासन की भर्ती तो योग्यता के आधार पर हुई है, साथ में वो क्या है, प्रशिक्षित
आपका विशेषज्ञों का समूह है। यद्यपि कानून अर्थात विधि निर्माण की शक्ति व्यवस्थापिका के पास है, परंतु फिर भी व्यवस्थापिका क्या करती है, अपनी इन नीतियों को विस्तृत रूप नहीं देती, वो इनकी रूपरेखा ही स्वीकृत कर देती है और विस्तृत रूप देने का कार्य किसको दे देती है, कार्यपालिका को दे देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विधानपालिका अर्थात व्यवस्थापिका के पास एक तो समय की कमी है, दूसरा उसके पास प्रशासकीय क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान नहीं है, अर्थात उसके पास विशेषज्ञता का अभाव है। विशेषज्ञता का अभाव तो हमें समझ आता है उसकी, क्योंकि भर्ती नहीं हुई है, उसकी का चुनाव किया गया है जनता के द्वारा राजनीतिक आधार पर, परंतु उसके पास समय की कमी क्यों है? क्योंकि संसद के 2 ही अधिवेशन होते हैं हमारे पास, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, जो 6 महीने से ज़्यादा के डिफरेंस पर नहीं होने चाहिए। परंतु एक कल्याणकारी राज्य में दिन प्रतिदिन विभागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ नीतियों की कार्य का क्षेत्र भी बढ़ रहा है। ऐसे में वो सभी विभागों से संबंधित सभी नीतियों के संबंध में विचार विमर्श नहीं कर सकती, उनको विस्तृत रूप नहीं दे सकती, और इसीलिए क्या कर देती है, इसकी रूपरेखा ही स्वीकृत करती है और विस्तृत रूप देने का कार्य किसको दे देती है, कार्यपालिका को। और इसी को हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन से के बारे में मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूँगी। प्रदत्त व्यवस्थापन देखो, प्रदत्त प्लस व्यवस्थापन। प्रदत्त का अर्थ है हस्तांतरण, व्यवस्थापन का अर्थ है हमारे पास वैधानिक शक्ति। तो यहाँ पर वैधानिक शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है किसके हाथों में, विधानपालिका से कार्यपालिका के हाथों में। तो इस प्रकार से जब विधानपालिका की ये शक्ति कार्यपालिका को मिल जाती है, तो वह इसका प्रयोग अपनी आवश्यकता और उपयोगिताओं के अनुसार कहाँ पर करती है, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए करती है, उनके अधिकार क्षेत्रों को निश्चित करती है और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। इसके साथ साथ हमारे पास कार्यपालिका एक और कानूनी नीति से संबंधित कार्य करती है, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश, इसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। यह एक अस्थायी कानून है। अस्थायी कानून कैसे? जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता, ऐसे भी कई बार कार्यपालिका को किसी विभाग से संबंधित नीति की आवश्यकता होती है, तो वो राष्ट्रपति को कहकर, यानी कि संवैधानिक मुखिया से कहकर उस नीति पर स्वीकृति ले लेती है। परंतु ये स्थायी नहीं है, ये हमने अभी पहले कहा कि ये अस्थायी नीति है, क्योंकि ये स्थायी तभी बन सकती है जब इसे लोकसभा के द्वारा क्या मिल जाती है, स्वीकृति मिलती है। परंतु इतना मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना समय ये लागू रहती है, इसका प्रभाव उतना ही रहता है जितना स्थायी कानून का या स्थायी नीति का रहता है। तो इस प्रकार से उस अस्थायी नीति, इस अस्थायी कानून के द्वारा भी आपके कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन का क्या किया जाता है, कार्यक्षेत्र निश्चित किया जाता है और उस पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है कंट्रोल थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट, अर्थात लोक संहिता के माध्यम से नियंत्रण। कार्यपालिका ने लोक प्रशासन के लोक संहिता को तय किया है। इस लोक संहिता अर्थात आचरण संहिता की सहायता से वह लोक प्रशासन में नैतिकता लाने का प्रयास करती है। यह एक ऐसी लिखित नियमावली है जिसमें समय समय पर जिन नियमों में कई संशोधन भी किए गए हैं। इन आचरण नियमों को जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स और 1954, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2014 आदि के माध्यम से कार्यपालिका प्रशासन से कई उद्देश्यों की उपेक्षा करती है। यहाँ पर ना तो उन सभी रूल्स का वर्णन करना संभव है, ना ही सभी उद्देश्यों का। इसलिए जैसे हमने कुछ रूल्स की हमने यहाँ पर बात की है, उसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास कुछ उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता, अर्थात वो राजनीति में से शून्य रहेगा, उसका राजनीति पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसका किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, जनता के लिए कार्य करेगा। जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, अर्थात जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ताकि जनता के साथ उसकी भागीदारी बढ़े और जनता को उसमें विश्वास कायम हो। संविधान की सर्वोच्चता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए वह वचनबद्ध है, अर्थात संविधान से बाहर जाकर वह कुछ भी कार्य नहीं करेगा, संविधान ही उसके लिए सर्वोच्च है। कार्यों में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, जो भी उसे सत्ता दी गई है कार्यों को पूरा करने के लिए, उसके प्रति वह उसको उत्तरदायित्व अपना निश्चित करना होगा और उसके कार्यों में किसी भी प्रकार का ऐसा
आपके पास छिपाव नहीं होना चाहिए जिससे वो शंका की दृष्टि में आए। उसके कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, अर्थात वो जो नीतियाँ बनवा रहा है, लागू कर रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। केवल जनता के हित के लिए निर्णय लेना एवं लोक संसाधनों का प्रयोग एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली करना। अर्थात वो ये कह रहा है कि केवल जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रयोग करके कर रहा है, किसी नीति के संबंध में निर्णय लेने का या सह विवेक शक्ति के आधार पर कोई निर्णय लेने का काम कर रहा है, वो सारे के सारे जनता के हित में ही होने चाहिए, ना कि उसके निजी हित में, चाहे वो वित्त से संबंधित है या किसी और कार्य से संबंधित है। और इसी प्रकार से लोक संसाधन जो हैं उनका प्रयोग उसने कुशलता पूर्वक करना है, प्रभावशालिता होनी चाहिए उसके कार्यों में जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को मिले, और उन कार्यों में मितव्ययिता होनी चाहिए, अर्थात उसके संसाधनों के ऊपर उसकी वेस्टेज को उसने नहीं होने देना है। उसके बाद भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है। संप्रभुता से मतलब क्या है? संप्रभुता का अभिप्राय है कि भारत जो है किसी भी बाहरी सत्ता के प्रति दबाव में नहीं है, उसकी अपने फैसले लेने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। तो भारत में संप्रभुता मैं बता दूं आपको बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर पाई जाती है। बाहरी संप्रभुता से मतलब क्या है? भारत को किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के लिए किसी दूसरे देश से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो अपने फैसले स्वयं करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसी प्रकार से आंतरिक संप्रभुता, भारत अपने देश के आंतरिक मामलों के संबंध में नीतियां बनाने, परिवर्तित करने, किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसके लिए भी उसे किसी बाहरी जो है सत्ता से किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। तो लोक प्रशासनिक अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि भारत की इस संप्रभुता, स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना हो। अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं, भारतीय के प्रत्येक नागरिक के बीच में उसको क्या बना के रखना है? भाईचारा बना के रखना है। किसी भी प्रकार का ऐसी कोई नीति बनवाने या लागू करने का कार्य वह नहीं करेगा जिससे इस इंटीग्रिटी या अखंडता को नुकसान हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका आचार संहिता के माध्यम से जिन नियमों को लागू करती है या पालन करवाने का प्रयास करती है, उसके माध्यम से लोक प्रशासन पर वह नियंत्रण करके देश में कहीं न कहीं सुशासन लाने का प्रयास करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल थ्रू पर्सोनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन के द्वारा नियंत्रण। सरकार में हमें पता है प्रशासन की आधारभूत विशेषता इसका पदसोपानात्मक ढांचा है। पदसोपान का ढांचा आप पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो पिरामिड का ढांचा है। तो वहाँ पर प्रत्येक जो स्तर है हमारे पास प्रशासन का, एकदम से अधीनस्थ जो अधिकारी होता है वो अपने से एकदम से ऊपर वाले जो है उच्च अधिकारी के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है, अर्थात उसके द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसके द्वारा इस प्रकार से जो आदेश की पूर्ण श्रृंखला तैयार हो जाती है बिना किसी स्तर को छोड़े हुए, तो वो अंत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, अर्थात जिनके अधीन कोई ना कोई विभाग है, उनके द्वारा क्या होती हैं? नियंत्रित होती है। इस पदसोपानात्मक ढांचे में मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए एक केंद्रीय पर्सोनल ऑफिस है, एचआर डिपार्टमेंट है। एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, मानव संसाधन जो आपके पास मंत्रालय या विभाग की हम जब बात कर रहे हैं उसके साथ में, उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या काम करता है, अर्थात कार्यपालिका की किस किस चीज़ों में नियंत्रण में सहायता करता है, भर्ती में, वेतन, पदोन्नति, सेवा शर्तों आदि में। उसके बाद यह सरकार के संपूर्ण प्रशासकीय ढांचे में कार्मिक मामलों में जो भी हमने ऊपर बातें की, इनमें एक रूपता ले आता है, अर्थात सबके साथ एक प्रकार से, एक तरीके से इन कार्यों को करता है। इसका नतीजा क्या होता है? सरकार को नियंत्रण करना आसान हो जाता है, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो सरकार के नियंत्रण का क्षेत्र अर्थात स्पैन ऑफ कंट्रोल, आप लोगों ने प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ा होगा संगठन का, उसके अंतर्गत क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि हो जाती है, नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाता है। उसके बाद है थ्रू ऑक्सिलरी स्टाफ और हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़। ऑक्सिलरी स्टाफ और हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ को करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलवाना चाहूँगी स्टाफ और लाइन एजेंसीज। हमारी मंत्रिमंडल जो हमारे लिए सामने रहकर काम करती है वो हमारी लाइन एजेंसीज हैं, और स्टाफ एजेंसी जो उन्हें सहायता प्रदान करती हैं, कभी सामान्य क्रियाओं में तो कभी विशेषज्ञों के रूप में, कभी किसी प्रकार से।
और ये आपकी लाइन एजेंसीज़ ही होती हैं जो स्टाफ एजेंसीज़ के लिए दिशा निर्धारित करती हैं। ये स्टाफ एजेंसी सिर्फ उन्हें दिशा तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसी ही आपके पास स्टाफ एजेंसीज़ की बात करेंगे जो हमारी सरकार को उस दिशा तक पहुंचाती हैं, उसके लिए सहायता करती हैं। किस पर? हमारे प्रशासन पर नियंत्रण में। जैसे हम कहें कि कार्यपालिका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सप्लाई, स्टेशनरी आदि पर नियंत्रण करके क्या करती है? प्रशासन पर नियंत्रण करती है। और ये सारी की सारी अभी हमने कहा कि एक प्रकार के स्टाफ अभिकरण है। मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी। तो ये इनके माध्यम से कैसे उन पर नियंत्रण करती है प्रशासन पर? हमने तो ये कहा ये इस पर नियंत्रण करती है कार्यपालिका। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? लोक सेवा आयोग आप सबको पता है, वो हमारी हर प्रकार की भर्तियों का काम करता है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। इस प्रकार से इन लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो सभी सामूहिक भर्तियों का कार्य किया जाता है, उसके माध्यम से उन प्रशासनिक अधिकारियों, उन विभागों पर नियंत्रण किसका हो जाता है? लोक सेवा आयोग का। और लोक सेवा आयोग पर किसका नियंत्रण हो जाता है? आपकी कार्यपालिका का। इसी प्रकार से इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, हमारे विभागों को जितना भी आपके पास ऐसा कोई आपके पास सामग्री चाहिए जो आपकी प्रिंटेड होनी चाहिए, वो सारी की सारी किसके द्वारा हमें उपलब्ध करवाई जाती है सभी विभागों को? इंडियन प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। और इंडियन प्रिंटिंग प्रेस किसके प्रति उत्तरदायी है? आपकी सरकार के प्रति। इसी प्रकार से डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सप्लाई है और स्टेशनरी है। ये सभी के सभी उसके एग्जाम्पल हैं जो, या उदाहरण हम कह रहे हैं कि जिनके माध्यम से हमारी कार्यपालिका के लिए विभागों के इन भिन्न भिन्न कार्यों पर, सभी विभाग हैं और इसके अंतर्गत उनके इतने सारे कार्य हो जाते हैं एक ही प्रकार के, उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है, जिसके अंतर्गत सहायक क्रियाओं को एक विभाग में केंद्रित कर दिया जाता है और जिस पर कार्यपालिका का क्या हो जाता है? इस प्रकार से नियंत्रण हो जाता है। और विभिन्न विभागों को क्या हो जाता है? गृह संबंधी क्रियाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो भर्ती से संबंधित है, चाहे वो आपके प्रिंटिंग से संबंधित है, या आपकी सप्लाई सामान की उससे संबंधित है, या स्टेशनरी से संबंधित है, जो भी इस प्रकार का कार्य है जो प्राय उन कई विभागों से संबंधित है, जब वो एक विभाग के द्वारा पूरा किया जाता है तो इसका नतीजा क्या होता है कि हमारी सरकार के लिए उन पर नियंत्रण आसान हो जाता है। और साथ ही ये सहायक अभिकरण उन विभागों की आवश्यकताओं में क्या कर सकती हैं? कटौती कर सकती हैं और इस प्रकार से उन पर निरीक्षण करती हैं। और इस प्रकार इन अभिकरणों के माध्यम से सरकारी विभागों पर क्या करती है? सीधा नियंत्रण कर पाती है। और नतीजा क्या होता है? सरकार का कार्यभार कम हो जाता है। सरकार का कार्यभार कम होने का मतलब है उसके कार्य में कुशलता आना। कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए कई महत्वपूर्ण माध्यमों का प्रयोग करती है, परंतु फिर भी हम गहराई से देखें तो इस नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ टाइम, अर्थात कार्यपालिका के पास किस चीज़ की कमी है? समय की कमी है। क्योंकि मंत्री परिषद, जिसका उत्तरदायित्व है राष्ट्रपति के नाम पर संपूर्ण देश का शासन चलाना, वह इसके लिए अपनी विभागीय नीतियों को बनवाने और उन्हें लागू करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ वह एक राजनीतिक संस्था है और राजनीतिक संस्था होने के कारण मतदाताओं को भी उसे प्रभावित करना होता है। और इस प्रयास में लगे रहने के पास उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने विभाग के इतने विस्तृत प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण कर पाए। मिनिस्टर्स आर लेमैन, अर्थात मंत्री जो होते हैं आम आदमी होते हैं। आम आदमी का मतलब क्या है कि उनके पास किसी विशेष क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई तकनीकी योग्यता है। उनके विशेषज्ञ न होने के कारण क्या है कि, और उनका पेशेवर प्रशासक न होने का नतीजा क्या होता है कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनका ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाते, उनकी कमियों को का गहनता से निरीक्षण नहीं कर पाते, उनकी कमियों को पकड़ नहीं पाते हैं। और इसी का लाभ उठाकर प्रशासनिक अधिकारी प्राय क्या हो जाते हैं? अपनी कमियों को छिपा जाते हैं और इस नियंत्रण से बाहर रह जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीमाओं का। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। प्रशासकीय नीतियाँ बनाने के लिए हमें आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें अंतिम रूपरेखा तैयार करना, उसके बाद विधान पालिका के द्वारा उसको पारित करवाना, फिर उन नीतियों को लागू करना जैसे कार्य करने पड़ते हैं।
परंतु इन सभी कार्यों में अर्थात आंकड़े इकट्ठे करने से लेकर नीतियों को लागू करने तक हमारे विभागीय मंत्रियों की कोई भी सीधी भूमिका नहीं होती। और इसी का कारण है कि नीतियों की विस्तृत जानकारी न होने के से उसके पास उसका प्रशासकीय नियंत्रण क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट पब्लिक रिलेशन। कल्याणकारी राज्य के लिए जनसंपर्क अति आवश्यक है, क्योंकि बिना जनसंपर्क के हम जनता की आवश्यकताओं को नहीं जान पाएंगे और उसके अनुरूप नीतियाँ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कल्याणकारी राज्य को उसके अनुरूप नीतियाँ बनाने के लिए उसके साथ संपर्क की अति आवश्यकता है। परंतु प्रशासकीय पद सोपान के पिरामिड के ढांचे पर हमें पता है मंत्री हमारे शीर्ष पर बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप अगर हम थ्रू प्रॉपर चैनल की बात करें, स्तरों की बात करें, तो उसका संपर्क जनता के साथ क्या हो जाता है, इन स्तरों के माध्यम से अप्रत्यक्ष हो जाता है। और उसका परिणाम क्या है, वो जनता की वास्तविक समस्याओं को ज्ञात नहीं कर पाता, उसका उसे पता नहीं चलता और इसका फ़ायदा प्रशासन उठा लेता है। वो कई बार अपनी स्वेच्छाचारिता का प्रयोग कर जाता है और हमारे मंत्री को इसका पता भी नहीं चलता। कार्यपालिका के प्रशासन पर नियंत्रण के माध्यमों और उसकी सीमाओं के वर्णन के बाद हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि बेशक कार्यपालिका के प्रशासन पर नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि सिर्फ कार्यपालिका ही है, अर्थात सिर्फ कार्यपालिका से मतलब न्यायपालिका और विधानपालिका उस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाती जो कार्यपालिका कर पाती है, क्योंकि कार्यपालिका आंतरिक बाह्य नियंत्रण दोनों ही रखती है। और कार्यपालिका का यह नियंत्रण इतना व्यापक है, विशिष्ट है और पैनल है कि जो बेशक उसमें कुछ सीमाएं हैं फिर भी कहीं ना कहीं अपनी प्रभावशीलता बनाए रखता है। और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो हमने लोक सेवा आचार संहिता के नियमों का पालन करना उनके लिए आवश्यक बना दिया है, उन नियमों के कारण भी उनकी स्वेच्छाचारिता पर काफ़ी हद तक रोक लग पाती है और प्रशासन की नियमबद्धता जो उसके लिए निश्चित की गई है उसके माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति वो जवाबदेह बने रहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका भी उन्हें जवाबदेह बनाए रखने का प्रयास करती है, क्योंकि अगर प्रशासन गलती करता है तो उसका भुगतान भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका को ही करना पड़ता है। कार्यपालिका उन्हीं सब कार्यों के लिए जो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति, अर्थात खासतौर से विधानपालिका के प्रति, जहां उसे बहुमत के माध्यम से आपको क्या मिला है, सत्ता प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार प्रशासन के अंतर्गत जो हमने व्यावसायिक नैतिकता संबंधी उसके लिए नियम निर्धारित किए हैं, या नीति आयोग है जो उसकी योजनाओं पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, परामर्श देता है, वित्त मंत्रालय जिसके माध्यम से उसके आय और व्यय को नियंत्रित किया जाता है, कार्मिक प्रबंधन जिसके माध्यम से हम उसकी भर्ती, प्रशिक्षण आदि नियमों को निर्धारित करते हैं, के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका प्रशासन पर अपने नियंत्रण को क्या कर पाती है, विस्तृत कर पाती है। और इन सीमाओं के होते हुए भी वो हम इस नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती रहती है।